आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मिशन सूर्ययान चंद्रयान के बाद अब इंडिया का नया मिशन शुरू होने वाला है। श्री हरिकोटा पहुंच चुका है सूरज की स्टडी करने वाला स्पेस क्राफ्ट। इसरो चांद के बाद अब सूरज की स्टडी करने वाला है। यह स्टडी करने वाला अंतरिक्षयान यानी आदित्य L1 के नाम से जाना जाता है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच चुका है आदित्य L1। जल्दी ही इसके लॉन्चिंग की खबर आ सकती है और आप उस खबर को सुनकर के काफ़ी खुश होंगे। यानी अब भारत की जो वैज्ञानिक नज़र है उस नज़र से सूरज भी नहीं बचेगा। जानिए इसरो के आदित्य L1 मिशन के बारे में कुछ इस वीडियो के माध्यम से। भारत की नज़र अब सूरज पर है। चंद्रमा पर तीसरा चंद्रयान भेजने के बाद अब सूर्य मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। बेंगलुरु के URSC में आदित्य L1 सैटेलाइट को बनाकर श्री हरिकोटा भेज दिया गया है। आदित्य L1 मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर में रखा गया है। यहाँ पर अब इसे रॉकेट में लगाया जाएगा। जल्द ही हमें आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग की खबर मिल सकती है। लोग आदित्य L1 को सूर्ययान या सन सैटेलाइट के नाम से भी बुला रहे हैं। आदित्य L1 भारत का सोलर मिशन है, मतलब सन की स्टडी करेगा। इस मिशन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पेलोड विजुअल लाइन इमिशन कोरोनोग्राफ VELC। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, विजुअल लाइन इमिशन कोरोनाग्राफ। ये कोरोना नहीं, कोरोनोग्राफ VELC है। इस पेलोड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। भारतीय सूर्ययान में 7 पेलोड्स हैं, जिनमें से 6 पेलोड्स इसरो और अन्य संस्थानों ने बनाए हैं। आपको बताएं कि आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा। यानी सूरज और धरती के सिस्टम में बीच मौजूद पहला लैरेंजियन पॉइंट है। यहीं पर आदित्य L1 की तैनाती की जाएगी। लैरेंजियन पॉइंट असल में अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है, जहाँ पर कई उपग्रह तैनात किए गए हैं। भारत का सूर्ययान धरती के करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। इस पॉइंट पर तैनात होगा। इस जगह से वह सूरज का अध्ययन करेगा। वह सूरज के करीब नहीं जाएगा, मतलब दूर से जहाँ पर पार्किंग एरिया है वहीं से करेगा। जय हिंद, जय भारत। इंडियन इकोनॉमी वो आर्थिक फैसले जिन्होंने भारत को बनाया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी इम्प्रूव हुई है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। मौजूदा समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज़ादी के बाद से सभी सरकारों की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किए गए प्रयासों के कारण ये संभव हो पाया है। इस आर्टिकल में हम आज़ादी के बाद से अब तक हुए सभी अहम फैसले आर्थिक सुधारों से संबंधित विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार करीब $3.75 ट्रिलियन है और प्रति व्यक्ति आय $2600 है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दुनिया में सबसे अधिक है। पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में पूरे विश्व के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। एक प्रकार का आकर्षण सा हो गया है लोगों को, और उन्हें जिज्ञासा हो गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे कैसे आगे बढ़ रही है। इसके पीछे के बड़ा कारण कोरोना महामारी के बाद यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास करना है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अब लगभग $3.75 ट्रिलियन का हो चुका है और आर्थिक सुधारों के कारण भारत ने बीते 76 वर्षों में ये उपलब्धि हासिल की है। हालांकि हम अभी चाइना से काफ़ी पीछे हैं, पर फिर भी जो विकास दर है काफ़ी सम्मानजनक है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण आज़ादी के करीब 12 साल पहले 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन शुरू कर दिया था, लेकिन आज़ादी के 2 वर्ष बाद 1949 में केंद्रीय बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे भारत सरकार को बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल हासिल करने में मदद मिल गई। अब जब ये कंट्रोल हो गया तब प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ। 1951 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य था प्राथमिक क्षेत्र पर फोकस करना था। और आपको बताएं स्टील प्लांट की शुरुआत की गई। भारत की आर्थिक गति को तेज करने के लिए 1959 में राउरकेला और भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन हुआ। इसका उद्देश्य भारत की बढ़ती हुई स्टील आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर पूरा करना था। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में खाद्य संकट को दूर करने के लिए 1964 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इसमें सरकार की ओर से तेज़ी से खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया और इसके लिए सरकार की ओर से किसान की मदद भी की गई। अक्टूबर 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से ऐलान किया गया कि भारत के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न हैं, ग्रेन्स हैं। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उस समय बैंक द्वारा ज़्यादा लोन और सुविधाएं केवल बड़े लोगों को ही दी जाती थीं। इस फैसले के बाद आम लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन 1991 में देश बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी काफ़ी कम हो गया था। नरसिम्हा राव की सरकार ने देश को इस संकट से निकालने के लिए वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का रास्ता अपनाया। ग्लोबलाइजेशन से ही भारत की छवि अच्छी हुई है। वैश्वीकरण के तहत सरकार ने अपनी पहली बार 47 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को एफडीआई की अनुमति दी। सरकार के इस कदम के बाद तेज़ी से भारत में एफडीआई में बढ़ोतरी हुई। 1991-92 में 409 करोड़ रुपए, 1992-93 में 1094 करोड़ रुपए, 1993-94 में 1800 करोड़ रुपए 18 करोड़ रुपए और 1994-95 में 4312 करोड़ रुपए, 1995-96 में 6916 करोड़ रुपए और 1996-97 में 9654 करोड़ रुपए का एफडीआई आया। अब काफ़ी अच्छी कंडीशन थी। निजीकरण कुछ कंपनियों का, कुछ उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन भी किया गया। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का भी रास्ता बनाया। निजी क्षेत्रों को कच्चे तेल की खोज, शोधन, रिसर्च, दूरसंचार, कम्युनिकेशन, विमानन, एविएशन और एनर्जी जैसे पूर्व के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई। मतलब इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों के आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 3 कर दी गई। अब केवल परमाणु ऊर्जा जो एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु खनिज जैसे आपका यूरेनियम वगैरह है का खनन और रेलवे की सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इन सुधारों के अलावा व्यक्तिगत आयकर में भी कटौती की गई। मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के अधिनियम को 2003 में लागू कर दिया गया। देश में अहम आर्थिक सुधार लाने के लिए वाजपेयी सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के घाटे को कम करना है
और आर्थिक प्रबंधन में सुधार करना था। सरकार के इस प्रयास के कारण जीडीपी वृद्धि दर 2003 में 7.8% पर पहुंची, जो कि वर्ष 2000 में 3.8% थी। इस प्रकार सरकार ने भारत को संभावित मंदी से बाहर कर दिया। प्रधानमंत्री की जन धन योजना 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत शून्य बैलेंस वाले खाते खोले गए थे। इसके जरिए करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। जीएसटी मोदी सरकार ने 2017 में गुड्स और सर्विसेज टैक्स जीएसटी लागू किया। इसका उद्देश्य देश में कर व्यवस्था को आसान करना था। इससे देश के एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार करना आसान हो गया। और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को मोदी सरकार की ओर से किए गए अहम आर्थिक सुधारों में गिना जाता है। इसे 2016 में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य कॉरपोरेट व्यक्तियों और फर्मों के दिवालियापन को प्रभावी ढंग से कम समय में निपटाना था। अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसे निपटा लिया जाए, उसकी समस्या को निपटा लिया जाए। जय हिंद, जय। हिंसा हुई उसके बाद बुलडोजर न्याय मुसलमानों को पीछे धकेल रहा है। महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं बुलडोजर न्याय की वजह से। नू के लोग पहले से ही सांप्रदायिक हिंसा के सदमे में थे, जिसमें उन्हें उनकी मुस्लिम पहचान के लिए निशाना बनाया गया था। बुलडोजर ने उनकी हालत को और ज़्यादा बद से बदतर कर दिया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। जुलाई में हरियाणा के नू में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद और राज्य सरकार ने मुसलमानों की कई दुकानों, घरों, कार्यालयों पर बुलडोजर चला दिया, क्योंकि वो सब अवैध निर्माण हुआ करते थे। इसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बुलडोजर अभियान को रोकने के लिए प्रेरित किया। सबसे अहम बात रही कि अदालत ने पूछा कि क्या यह ऑपरेशन राज्य द्वारा जाति सफाई का अभ्यास था। जाति सफाई का मतलब पर्टिकुलर जाति का। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद BHP और बजरंग दल द्वारा आयोजित यात्रा के बाद हिंसा शुरू हुई, जिसमें 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उनका मर्डर कर दिया गया था। उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिंसा को पूर्व नियोजित बताया और इस सिलसिले में 202 गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी भी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कथित दोषियों को बुलडोजर इलाज मिलेगा, बुलडोजर इलाज किया जाएगा। 3 अगस्त से अवैध अतिक्रमण का हवाला देकर नू में मुसलमानों की संपत्तियों को जमींदोज किया जाने लगा। और क्यों ना किया जाए, उन्होंने अपने घरों से लोगों के ऊपर पत्थर बरसाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को ये दिखाई नहीं देता कि वो जो BHP के लोग थे वो भी तो एक पर्टिकुलर जाति के थे? तो ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? हमारे देश में सनातन धर्म के लोगों की कोई वैल्यू अब है नहीं। अब तो कानून भी ऐसे ही डंडा चला रहा है। घर और अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चलना क्या सही है? बिल्कुल सही है। अगर कोई पत्थर उठाएगा तो उसके घर को भी पत्थरों में बदल देना चाहिए। विध्वंस के समय ने अभ्यास अगर हम देखें तो विध्वंस के समय से है ना, ये अभियान को चलाना काफ़ी लोगों को संदिग्ध लगता है और सवालों के घेरे में ला खड़ा कर देता है। यह तब हुआ जब नू के लोग पहले से ही सांप्रदायिक हिंसा से सदमे में थे, जिसमें उन्होंने
उनकी मुस्लिम पहचान के लिए निशाना बनाया गया। बुलडोजर ने उनकी हालात को बद से बदतर कर दिया। बिना किसी चेतावनी नोटिस के या कानून नोटिस के महिलाओं और बच्चों को मलबे के नीचे दबी हुई उनकी ज़िंदगी और सपनों को बचाने के लिए छोड़ दिया गया है। और आपको बता दें, घर लोगों को सुरक्षा की भावना देता है, ख़ास तौर से महिलाओं को चार दीवारी से घिरी उनकी उम्मीदें और सपने सुरक्षित भविष्य के लिए होती हैं। जब सरकार उसी घर को उजाड़ कर इंस्टेंट जस्टिस, तुरंत न्याय लागू करने का निर्णय लेती है तो उसकी सारी सुरक्षा की भावना और उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं। स्थानीय समुदाय विकास और आर्थिक प्रगति को केंद्र में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी बन पड़ती है। लेकिन सरकार की बुलडोजर सजा समुदाय और उसकी अर्थव्यवस्था दोनों को तोड़ देती है, और ऐसा ही करना चाहिए। जो भी पत्थर उठाए उनके लिए मैं तो यही कहूँगा, ये विचार लोगों के हो सकते हैं। नूह में उजड़े हुए परिवार जो पहले से ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर पीछे धकेल दिया गया। यह बिल्कुल साफ है कि राज्य की कार्रवाई समुदाय के बहिष्कार की दिशा में एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। तो उस दिन क्या था, जब उन्होंने पत्थर बरसाई उन लोगों के ऊपर, जब पत्थर बरसाए तो फिर ये क्या था। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा, पत्थर बरसाने वालों पर और गिरफ्तारी से आखिरकार महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और 6 लोगों को मार दिया गया, उसका क्या। पितृसत्तात्मक परिवारों में परंपरागत रूप से निर्णय लेने में कोई भागीदारी न होने के कारण उन्हें ऐसी स्थिति में अगला कदम उठाना कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है। अपने घर के पुनर्निर्माण और आजीविका सुरक्षित करने में उनकी अपनी सारी ऊर्जा इन्वेस्ट करने के बाद महिलाओं को यह तय करने में कठिनाई होती है कि वे राज्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं या नहीं, और न्याय की उम्मीद कर सकती हैं या नहीं। इस सब में उनके और उनके बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों पर भारी असर पड़ता है। तो अब पत्थर वाले लोगों के लिए क्या न्याय होना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को देखना होगा। उन्हें उस काम के लिए दंडित किया जाता है जो उन्होंने नहीं किया। नतीजन इन महिलाओं में लंबे समय तक के लिए ट्रॉमा, विश्वास की कमी और सरकार और समाज के प्रति असुरक्षा बढ़ जाती है, असुरक्षित महसूस करते हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर ने अपने एक लेख में लिखा, विध्वंस एक अपरिवर्तनीय कार्रवाई है जो अपमान और भावनात्मक आघात के अलावा तत्काल और लंबे समय तक वित्तीय संकट का कारण बनती है। बुलडोजर न्याय क्या है। सरकार ने जब भी किसी समुदाय के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की है तो उन पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण का आरोप लगाया है। अगर नूह में मुसलमानों की संपत्ति गैर कानूनी थी तो जुलाई में सांप्रदायिक झड़प से पहले, है ना, राज्य ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। कई रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे के मुसलमान के घरों को भी ध्वस्त कर दिया। ऐसे 2 परिवार इंदिरा आवास योजना के तहत बने घर में रह रहे थे और उन्होंने अधिकारियों को उन्हें गिराने से नहीं रोका। अप्रैल में मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प के बाद जिला प्रशासन ने एक मुस्लिम मोहल्ले में पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों को तोड़ डाला था। सरकार द्वारा लोगों के घरों को तोड़ने के बाद क्या होता है, क्या हरियाणा सरकार नूह में संपत्तियों का पुनर्निर्माण करेगी या परिवारों का पुनर्वास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले प्रशासन ने अभी तक इस पर
इस विषय पर कोई बात नहीं रखी है। बुलडोजर और राजनीति के पीछे का इरादा सामूहिक दंड, हाशिए पर मौजूद समुदाय के भीतर भय और आतंक की भावना पैदा करने पर केंद्रित होता है। बीजेपी सरकार हरियाणा में दंगों का इस्तेमाल मुस्लिम घरों को तोड़ने को उचित ठहराने के लिए कह रही है। राज्य सरकार हिंदू बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर न्याय को आंख मूंद कर लागू कर रही है। पीड़ितों की नज़रअंदाजी। नूंह में पीड़ित परिवारों का आरोप ये है कि उनके घर तोड़े जाने से पहले उन्हें कोई सूचना या चेतावनी नहीं दी गई। अगर राज्य हकीकत में उन्हें कथित अतिक्रमण या अवैध निर्माण के लिए दंडित कर रहा है तो आरोपियों को भी तो अपना पक्ष पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, पत्थरबाजों को कुछ नहीं होना चाहिए। हरियाणा में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा खत्म हो गई है। एक न्याय शास्त्र को जो पुनर्स्थापनात्मक न्याय और रेस्टोरेटिव जस्टिस की जगह मिसाल कायम करने और सबक सिखाने को प्राथमिकता देता है। भले ही नूंह के निवासी गैर कानूनी निर्माण के दोषी साबित हो जाएं, लेकिन क्या उनके घरों को ध्वस्त करना उचित है? कथित दोषियों को अपराध साबित होने से पहले ही सज़ा देकर बुलडोजर निर्दोष लोगों, खासकर बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है, जो सांप्रदायिक राजनीति को भी नहीं समझते। और बुलडोजर न्याय कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अनुसार 1000 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये इस चीज़ का मैं समर्थन करता हूँ कि निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 अगस्त को 4 एस्टेरॉयड का धरती पर हमला होने वाला है। ये वैज्ञानिकों ने अपने सूझबूझ से जानकारी से पता लगाया है। अंतरिक्ष की दुनिया में वैज्ञानिकों के लिए एस्टेरॉयड इन दिनों एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं। अब ये चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? इन चैलेंज में हम देखें तो सौर मंडल के बनने के समय कुछ टुकड़े रह गए थे शेष। वो शेष टुकड़े बताए जाते हैं कि जो पृथ्वी के आसपास हैं वो पृथ्वी के लिए खतरा बन चुके हैं। अब उन एस्टेरॉयड में से 14 अगस्त को 4 एस्टेरॉयड से धरती का आमना सामना होने वाला है, मतलब वो धरती के आसपास आने वाले हैं। इनमें से एक है 2023 PQ एस्टेरॉयड। यह 110 फीट का चट्टानी टुकड़ा है जो एयरप्लेन जितना बड़ा है और इतने बड़े विशाल टुकड़े के टकराने से। दूसरा एस्टेरॉयड है 56 फीट का एक और एस्टेरॉयड जो 2023 PSB है। 14 अगस्त को पृथ्वी के बेहद करीब आने वाला है। अब इस एस्टेरॉयड के आने से होगा क्या? इसके साथ ही एस्टेरॉयड 223 PC भी 14 अगस्त को धरती के करीब पहुंच रहा है। अब इतने एस्टेरॉयड के टकराने से एस्टेरॉयड 223 PC का साइज 130 फीट है, जो एक बड़े हवाई जहाज के बराबर है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। एस्टेरॉयड 2023 OE5 13,934 किलोमीटर की तूफ़ानी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका साइज 60 फीट है। भले ही कम फीट है, कम चौड़ा है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है।